काफ़ी सारे चैलेंज थे जिनको मुझे फेस करना पड़ा। 4 बहनों में सबसे बड़ी हो, तुम इतने दिन तक पढ़ोगी ही तो फिर बाकी बहनों का क्या होगा? पहले प्रयास में मेरा पीटी कुछ नंबरों से छूट गया था और दूसरे प्रयास में मेरा मेंस कुछ नंबरों से छूट गया था। इसके लिए आपने कोई कोचिंग ली थी या फिर आपका सेल्फ स्टडी था? बुक्स सबसे ज़्यादा बेसिक है और सबसे यूज़फुल भी है। आपके रिवीजन का क्या साइकिल रहता था? ग्रुप स्टडी एंड सेल्फ स्टडी से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। सारी मेहनत अपने मेंस के कॉपी में दिखा देना चाहते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। सो आज की इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ है श्वेता कौर मैम, जो कि 330 रैंक के साथ डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर का पद ऑप्ट की है 67 बीपीएससी के थ्रू। और आप पूछेंगे कि 330 रैंक वाले का वीडियो लाना कहाँ तक न्यायोचित है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि टॉपर का वीडियो, और आप जब भी देखेंगे तो एक ऐसे पर्सन का इंटरव्यू जहाँ पर कहीं ना कहीं वो बहुत चीज़ों से, दुनियादारी से बहुत लड़ी हो, तो उसका इंटरव्यू आना कहीं ना कहीं एक इंस्पायरिंग हो सकता है आपके लिए। ये क्यों हो सकता है? क्योंकि आप देखिए, जो हमारे साथ अभी श्वेता कौर मैम है, तो इनकी हाइट बहुत कम है। एक छात्र को अपने छात्र जीवन में क्या कुछ झेलना पड़ता है, ये आप सोच सकते हैं। देखिए, अभी हम ओम साई डिजिटल लाइब्रेरी में है, पटना में है ये अवस्थित, और इसी में हम बहुत दिन पहले इसका एक इंटरव्यू किए थे, जब इस लाइब्रेरी का ओवरव्यू हम करने आए थे। तो अभी देखिए, हम इसी लाइब्रेरी में बहुत सारे छात्र हैं जो इसको सुन रहे हैं। तो चलिए, और इसी लाइब्रेरी में मैम सफल होकर आई है, तो अभी इनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि कैसा रहा इसका अभी तक का जर्नी, क्या स्ट्रैटेजी रही थी, किस स्ट्रैटेजी के तहत इन्होंने पढ़ाई करी, क्या बुक लिस्ट रहा था अपने पढ़ाई के दौरान, इन्होंने क्या कुछ फॉलो किया था। जो भी चीज़ें बीपीएससी की तैयारी से संबंधित इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, और इस रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। मैम, बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन कि फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया, थैंक यू सो मच। यहाँ तक पहुंची हैं, और कहीं ना कहीं आपने इतना संघर्ष किया है। तो पीछे का जो जर्नी होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। आपके पीछे क्या कुछ रहा और क्या कुछ सुनने को मिला, क्या कुछ आपको भी समाज से सुनने को मिला? देखिए, जर्नी काफ़ी उतार-चढ़ाव वाली रहती है, ख़ास करके जब आप तैयारी शुरू करते हैं, तो मेरी जर्नी शुरू से चैलेंजिंग रही है। फिर स्कूल टाइम के बाद मैं कॉलेज गई। कॉलेज के बाद मैंने तैयारी का सोचा, लेकिन एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आने की वजह से काफ़ी सारी चैलेंजिंग थी। थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम भी थी। फैमिली में मैं 4 बहनों में सबसे बड़ी हूँ, तो कई सारे सोशल प्रेशर, पीयर प्रेशर हो जाते हैं कि नहीं, 4 बहनों में सबसे बड़ी हो, तुम इतने दिन तक पढ़ोगी ही तो फिर बाकी बहनों का क्या होगा? तो काफ़ी सारे चैलेंज थे जिनको मुझे फेस करना पड़ा। साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, लोअर मिडिल क्लास होने की वजह से फाइनेंशियल इशू भी सामने आए कि बाहर रहकर एक लड़की को इतने दिन तक पढ़ाई करने के लिए सपोर्ट करना बहुत चैलेंजिंग होता है एक पिता के लिए। तो बट ये था कि लगन थी तो मैं लगी रही कि आज नहीं तो कल। बिल्कुल। कौन सा प्रयास था आपको? ये मेरा तीसरा प्रयास था। तो दो प्रयास में आप कहाँ तक पहुंचे? पहले प्रयास में मेरा पीटी कुछ नंबरों से छूट गया था और दूसरे प्रयास में मेरा मेंस कुछ नंबरों से छूट गया था। और तीसरे में आपने छक्का लगा दिया। जी बिल्कुल। ईश्वर का आशीर्वाद रहा, गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, माता पिता का आशीर्वाद रहा। मीडियम एंड ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शनल विषय हिंदी साहित्य था। मीडियम आप? मीडियम भी मेरा हिंदी था। हिंदी मीडियम में हिंदी माध्यम से मैंने शुरू हिंदी से पढ़ाई साहित्य की। था। नहीं, ऐसा नहीं है, हिंदी साहित्य इंग्लिश मीडियम वाले भी लेते हैं कभी-कभी, परंतु मेरा मेरी स्कूलिंग हुई है नवादा के प्रोजेक्ट सरकारी स्कूल प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय से, तो मैं शुरू से हिंदी माध्यम से ही रही हूँ। तो बीपीएससी में भी मैंने अपना प्रयास हिंदी माध्यम से ही किया अच्छा था। मैम, इसके लिए आपने कोई कोचिंग ली थी या फिर आपका सेल्फ स्टडी था पूरी तरह स्टार्टिंग में मैंने सेल्फ स्टडी की थी। फिर मैंने धनंजय आईएएस एकेडमी के जो निदेशक हैं धनंजय सर, मैंने उनकी मेंटरशिप में और गाइडेंस में भी मेंस की तैयारी की थी। तो मेरा कह सकते हैं कि मेरा मिक्सअप था दोनों का। से कहाँ कमियां रह जा रही थी जिसे आपने कोचिंग के थ्रू क्लियर किया, या फिर आपको क्या लगा कि दो अटेम्प्ट में आप कहाँ तक पीछे रह जा रहे हो? मैं कह सकती हूँ कि प्री मेरा थोड़ा दूसरे अटेम्प्ट से मैंने प्री पर फोकस किया था दूसरे अटेम्प्ट में, पर दूसरे अटेम्प्ट में मेंस में मेरी थोड़ी कमी थी जिसकी वजह से मेरा मेंस छूटा था। इसमें मैंने उन कमियों पर काम किया। खास करके धनंजय सर ने मुझे पर्सनली बहुत अच्छे से गाइड किया। मेरी कमियों को विशेषकर आंसर राइटिंग स्किल जो कि
बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम हॉल में मेंस के। तो उस पर उन्होंने काफ़ी मेहनत की। मेरी छोटी-छोटी गलतियाँ जो मैटर कर रही थी, उसे उन्होंने पहचाना, उसे ठीक किया और मेरी जो स्ट्रेंथ थी, उसे और निखारने में मेरी मदद की। बिल्कुल। हाँ। और कहीं न कहीं अगर आ जाते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम पर, तो जहाँ तक कहा जाता है कि ये जो बीपीएससी का पीटी होता है, वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होता है। अब कंसेप्चुअल की तरफ जा रही है, यूपीएससी की तरफ जा रही है, ऐसा सभी कह रहे हैं। तो आज के डेट में पीटी एग्ज़ाम के लिए जिस प्रकार से सभी लूसेंट-वूसेंट फ़ॉलो कर रहे हैं, तो क्या वो इनफ रह गया है कि लूसेंट से काम चल सकता है? नहीं, अभी जिस हिसाब से परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, आपका गहन अध्ययन बहुत आवश्यक होता है। पीटी के एग्ज़ाम के दौरान मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ था, उस दौरान हम लोगों दोस्तों ने एक ग्रुप बनाया था, जिसमें मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे, जैसे कि प्रीति थी, मेरी बहन थी, वर्षा थी, राकेश थे, कई सारे फ्रेंड थे एंड उनके साथ मैंने ग्रुप स्टडी शुरू की थी। पीटी के लिए मेरी ये स्ट्रैटेजी थी, किसी भी टॉपिक को अच्छे से कवर करना, उसके बाद उस पर डिस्कशन करना और फिर उसको लेकर जो भी टॉपिक है, इससे ग्रुप डिस्कशन से ये बेनिफिट हो जाता है कि जो चीज़ें आपके एक बुक में नहीं है, तो 2-3 बुक को मिक्सअप करके आपके सारे पॉइंट्स आपके नॉलेज में आ जाते हैं। तो इस तरह से ग्रुप स्टडी से पीटी में ग्रुप स्टडी एंड सेल्फ स्टडी से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। ओके, मैं चाहूँगा कि आप पीटी के लिए आपका क्या बुक लिस्ट था, वो थोड़ा-सा रिवील करें? मेरी ग्रेजुएशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है, तो मैंने ग्रेजुएशन ईयर्स को अपने काफ़ी सीरियसली लिया था और मैंने उस दौरान काफ़ी डीप स्टडी की थी। तो मेरे मुझे किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट मतलब जो कॉन्सेप्ट कहते हैं, वो मुझे अच्छे से था। उसके तो उस दौरान मैंने जो नोट्स बनाए थे, मेरे लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल रहे। इसके अलावा मैंने करंट अफ़ेयर के लिए एजुटेरिया करंट अफ़ेयर एंड स्पीडी करंट अफ़ेयर और साथ में डेली करंट अफेयर मैं देखा करती थी विभिन्न चैनलों के, यूट्यूब चैनल्स के। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट के लिए मैंने लूसेंट को भी लिया था, लेकिन केवल लूसेंट काफ़ी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, वो गलत होगा कहना। लेकिन हाँ, लूसेंट भी एक अच्छी बुक मैं मानती हूँ कि वो आपको शॉर्ट रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। लेकिन इसके अलावा ये बिल्कुल काफ़ी नहीं है। आप जब तक अभी जिस हिसाब से एग्ज़ाम का पैटर्न है, जब तक आप स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना नहीं शुरू करेंगे, आपका ड्रीम ड्रीम ही रहेगा। मैं बिल्कुल ये बात को समर्थन दूँगी। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में साइंस एक बहुत बड़ा पोर्शन आ जाता है, साइंस के भी बहुत सारे प्रश्न डाल दिए जाते हैं, तो साइंस के लिए क्या कुछ पढ़े छात्र? मैंने कुछ बुक्स देखे, हालाँकि बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में, सबको पढ़ना एक इंसान के लिए तो पॉसिबल नहीं है। परंतु मेरी नज़र में जितने बुक आए, मुझे एसके झा सर की बुक थोड़ी बेटर लगी। वो मुझे सही लगी, कॉन्सेप्ट सही एसके झा थे। सर की बुक बीपीएससी के लिए अच्छी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं टॉपिक कवर करने की बात कर रही ओके। हूँ। कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास रहता है, लेकिन हाँ, मुझे वो थोड़ा-सा साथ में मैंने लूसेंट की भी हेल्प ली थी, कुछ यूट्यूब चैनल्स की भी हेल्प ली थी, परंतु बेस बुक के रूप में मैंने एसके झा सर की बुक को हेल्प ली थी, वो मुझे हेल्पफुल फ़ील हुई। मेंस में अपने आंसर राइटिंग और मेंस में कैसे अच्छा स्कोर करें, आप थोड़ा-सा सजेशन दें? मेंस में मैं कहूँगी कि बहुत लोग होते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की होती है, तो वो अपनी सारी मेहनत अपने मेंस के कॉपी में दिखा देना चाहते हैं। वैसा बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन में जितनी डिमांड है, बस उस डिमांड का टू द फैक्ट आंसर दें। आपको अपना ये नहीं दिखाना है आप कोई पीएचडी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं। टू दी फैक्ट बात करें, एकदम क्वेश्चन का आंसर जितना पूछा गया है उतना ही बात करें, क्योंकि आपके पास समय का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको उसे मेंटेन करना होता है। टू द फैक्ट आंसर दें। आंसर को देते समय नंबरिंग पॉइंट वाइज आंसर लिखने की कोशिश करें। पैराग्राफ लिखना आसान होता है, लेकिन पॉइंट वाइज जब होता है तो कॉपी खुलते ही वो अच्छा प्रतीत होता है, वो साफ स्पष्ट क्लियर दिखता है। तो वो काफ़ी मुझे लगता है कि मैं एक स्टूडेंट के तौर पर भी अपने आंसर्स पढ़ती हूँ, तो मुझे वो आंसर्स ज़्यादा अच्छे फील होते हैं जो मैंने पॉइंट वाइज लिखे होते हैं। तो पॉइंट वाइज लिखे, टू द पॉइंट लिखे, और जितना पूछा गया है बस उतना जवाब दें। बिल्कुल।
सभी जानना चाहते हैं कि जो एक टॉपर होती है, तो बीपीएससी में कहीं न कहीं लाखों छात्र बैठते हैं, उसमें से सेलेक्ट होकर कुछ सैकड़ों में आते हैं। तो घंटे क्या मैटर करते हैं? आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी? मेरी स्ट्रैटेजी इस मामले में थोड़ी अलग थी। मैं पढ़ाई के घंटों से ज़्यादा सिलेबस के टॉपिक्स को फोकस करती थी कि जैसे कि मैं रफ एस्टिमेट बनाती थी कि 15 दिन में मुझे ये पार्ट सिलेबस का कवर कर लेना है। अब उसे मैं अपने अकॉर्डिंग लगातार पढ़ के भी या फिर जिस हिसाब से मैं मतलब एक होता है मेरे साथ ऐसा होता था कि पढ़ने का मूड किया तो पढ़ने का मूड किया तो मैं लगातार पढ़ रही हूँ। तो मेरे लिए फिर डेली का गोल होता था कि मैं उतना सेट कर लूँ, वो कंप्लीट करना है। अब मैं ऑन एवरेज कितने घंटे डेली? आप कह सकते हैं 10 घंटे तो ऑन एवरेज कि 10 घंटे की तैयारी के बिना सिविल सर्विस के एग्जाम तो बहुत ही मुश्किल है। पर हाँ, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटेटिव स्टडी मैटर करती है। आप बुक खोल के बैठे हैं, आपका माइंड कुछ ग्रैस्प नहीं कर पा रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर आप कम ही पढ़ रहे हैं लेकिन आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, अपने सारे ज्ञानेंद्रियों को मतलब पूरी तरह से माइंड को फोकस करके पढ़ रहे हैं, तो वो आपकी ग्रैस्पिंग पावर बढ़ जाती है। तो वो होना चाहिए, प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम आउटपुट निकलना चाहिए आपकी पढ़ाई के घंटों का। आपके रिवीजन का क्या साइकिल रहता था कि सप्ताह में कितने दिन पढ़ाई करें, कितने दिन रिवीजन करें? मैं एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद उसे जब अंडरलाइन की हुई रहती थी, तो उसे मैं एक बार पढ़ती थी टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। और फिर जब लगता था कि बुक कंप्लीट हुई है तो फिर उसे एक बार और कोशिश करती थी रिवीजन करने की, हालांकि कई बार मैं फेल भी होती थी। अच्छा, हाँ। आप पीटी एग्जाम के लिए, मेंस के लिए टेस्ट सीरीज लगाती होंगी, मॉक टेस्ट देती होंगी, तो उसको देने का सही तरीका क्या है? मॉक टेस्ट मैं कैसे दे एनालाइज कैसे करें उस चीज़ को? कहाँ कमियां रह जा रही है? मॉक टेस्ट टेस्ट मेनली यही होता है, तो उसमें कैसे एनालाइज करें? मॉक टेस्ट देते समय आप देखिए कि आपसे गलतियां कहाँ हो रही है। जैसे कि जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो एक दो में तो पैटर्न नहीं पता चलता है, पर जब आप 4 5 10 देते हैं तो आपको पैटर्न पता चल जा रहा है कि अच्छा मेरे पॉलिटी में ज़्यादा गलत हो रहे हैं, मेरे ज्योग्राफी वाला पार्ट कमज़ोर हो जा रहा है कि उसके क्वेश्चन मिस हो जा रहे हैं। तो जो पार्ट जिसका आपको लग रहा है कि आप वो गलती रिपीट कर रहे हैं, आप उस टॉपिक को आइडेंटिफाई करें और उस टॉपिक को एक बार फिर से पढ़ें और फिर अगला टेस्ट दें। तो आपको फिर वो अंतर, जैसे कई बार होता है विविध में ज्योग्राफी में कि मुझे मैं कह सकती हूँ समुद्र सागर झीलें हैं वो मुझे नहीं याद हो पा रही, वो मेरे गलत हो जा रहे हैं, तो मैं उस टॉपिक को फिर से जाके पढ़ती थी, फिर टेस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करती थी। तो फिर वो पढ़ने के बाद जो आउटपुट निकलता है तो फिर वो बेटर मुझे लगता था। जो न्यू एस्पिरेंट्स है, जो आगामी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपका क्या एक लवली मैसेज होगा? मैं ये कहूँगी कि आप स्टैंडर्ड बुक्स को अपना आधार बनाएं और अपनी मेंटोरशिप सही का चुनाव करें। गलत मेंटोरशिप आपको तैयारी के गलत डायरेक्शन में ले जा सकती है। आपको पूरब जाना हो और अगर गलत मेंटोरशिप मिल रही है तो आप पश्चिम की ओर जा सकते हैं। तो सही मेंटोरशिप, और अगर सही मेंटोरशिप नहीं भी मिल पा रही है, सबके साथ ऐसा नहीं हो पाता है, तो भी आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे गाइड करने वाले मिल रहे हैं। आप वहाँ जाइए, वहाँ से स्टैंडर्ड बुक्स की लिस्ट उठाइए, उन बुक्स को पढ़िए। बुक्स सबसे ज़्यादा बेसिक हैं और सबसे यूज़फुल भी हैं। आपके पास बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, तो आपसे बिल्कुल बनेंगे। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेज। थैंक यू सो मच सर।